भविष्य में जीने वाले देश के लिए जापान इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के मामले में आश्चर्यजनक रूप से हिचकिचा रहा है। बैटरी से चलने वाली कारों की ओर वैश्विक रुझान के बावजूद पिछले साल जापान में नई कारों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों का योगदान बहुत कम रहा। टोयोटा और होंडा जैसी स्थानीय दिग्गज कंपनियां अभी भी हाइब्रिड वाहनों पर भारी दांव लगा रही हैं। लेकिन अब एक छोटा सा बदलाव लाने वाला वाहन धूम मचा रहा है। $7,000 की यह छोटी सी इलेक्ट्रिक कार जापान में धूम मचा रही है। हम बात कर रहे हैं माइबोट की, जो एक अल्ट्रा कॉम्पैक्ट सिंगल सीट इलेक्ट्रिक वाहन है जिसे जापानी स्टार्टअप केजी मोटर्स ने विकसित किया है। तो क्या टोयोटा का अंत हो गया है? चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। कीजी मोटर्स, पृष्ठभूमि एंड विजन। कीजी मोटर्स की स्थापना जून 2022 में जापान के हिरोशिमा प्रांत के एक उपनगरीय क्षेत्र हिगाशी हिरोशिमा के मूल निवासी काजुनारी कुसुनोकी ने की थी। जापान के ग्रामीण इलाकों के कई अन्य कस्बों की तरह इस कस्बे की सड़कें इतनी संकरी हैं कि आम सेडान गाड़ियां भी अक्सर मुश्किल से चलती हैं। 43 वर्षीय कुसुनोकी ने जापान की परिवहन व्यवस्था की बढ़ती सीमाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखा है, खासकर देश के वृद्ध और सिकुड़ते समुदायों में। उन्होंने वैश्विक बाजारों में छाई हुई बड़ी उच्च तकनीक वाली कारों और जापान की उपेक्षित ग्रामीण और उपनगरीय आबादी की विशिष्ट व्यावहारिक जरूरतों के बीच एक स्पष्ट बेमेल देखा। कुसुनोकी के लिए यह बदलाव किसी कॉरपोरेट बोर्डरूम या इंजीनियरिंग लैब से नहीं, बल्कि एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर के रूप में उनकी पृष्ठभूमि से आया। कीजी मोटर्स की स्थापना से पहले उन्होंने कई वर्षों तक ऑनलाइन वीडियो बनाए, जिससे उन्हें वाहनों, शहरों और आवाजाही के बारे में आम लोगों की सोच को समझने का सीधा मौका मिला। इस जमीनी जुड़ाव ने उन्हें बढ़ती निराशा को पहचानने में मदद की। जहां जापानी वाहन निर्माता लग्जरी पावर और रेंज के मामले में वैश्विक प्रतिद्वंद्वियों से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, वहीं कई नागरिक, खासकर बुजुर्ग, अपने ही इलाकों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए व्यावहारिक और किफायती तरीके ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहे थे। टैक्सियों की कमी, बस सेवाओं में गिरावट और कई कस्बों में घटती आबादी ने स्थानीय गतिशीलता में एक शून्य पैदा कर दिया था। कुसुनोकी ने इस शून्य को भरने का एक अवसर देखा, बड़े जटिल इलेक्ट्रिक वाहनों से नहीं, बल्कि कुछ बिल्कुल अलग चीज से, एक न्यूनतम अल्ट्रा कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक वाहन से। इस प्रकार कीजी मोटर्स ने खुद को पारंपरिक ऑटोमोटिव प्रतिष्ठा के बजाय कार्यक्षमता और दक्षता पर केंद्रित कंपनी के रूप में स्थापित किया। जापान में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दर अन्य औद्योगिक देशों की तुलना में काफी कम है। 2023 में जापान में कुल नई कारों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों का हिस्सा केवल लगभग 3.5% ही था। तुलनात्मक रूप से वैश्विक औसत लगभग 18% था। हालांकि BYD जैसी चीनी कंपनियों ने 2024 में दुनिया भर में 43 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन बेचे, लेकिन जापानी बाजार में उनकी हिस्सेदारी नगण्य रही। उस साल स्थानीय स्तर पर केवल लगभग 2023 इलेक्ट्रिक वाहन ही बिक पाए। देश की दिग्गज ऑटोमोटिव कंपनी टोयोटा इसी अवधि में पूरे जापान में केवल लगभग 2000 इलेक्ट्रिक वाहन ही बेच पाई। जापानी बाजार में हाइब्रिड तकनीकों को लंबे समय से प्राथमिकता दी जाती रही है, खासकर टोयोटा की प्रभावशाली मल्टी पाथवे रणनीति के कारण। हालांकि कुसुनोकी का दृष्टिकोण इन उद्योग मानदंडों से बिल्कुल अलग था। इस स्थिति का उनका जवाब माइबोट की डिजाइन और तकनीकी विशेषताएं। माइबोट की लंबाई केवल 2090 मिलीमीटर या लगभग 98 इंच है, जो इसे वैश्विक बाजार में सबसे छोटे 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों में से एक बनाती है। इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर से कम है, जो जापान के उपनगरीय इलाकों की बेहद संकरी गलियों में इसकी गतिशीलता और कॉम्पैक्टनेस को बढ़ाती है। इन आयामों को जानबूझकर
माईबोट को पारंपरिक जापानी के कारों से भी छोटा बनाने के लिए चुना गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार स्वयं कॉम्पैक्ट है। आकस में यह अत्यधिक कमी वाहन को उन जगहों पर प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम बनाती है जहां पारंपरिक कारें, विशेष रूप से बड़ी इलेक्ट्रिक कारें, जगह की कमी के कारण बाधित होती हैं। माईबोट में एक साधारण इलेक्ट्रिक मोटर लगी है जो लिथियम आयन बैटरी पैक द्वारा समर्थित है। तकनीकी विवरण जानबूझकर रूढ़िवादी हैं। यह वाहन एक बार पूरी तरह चार्ज होने पर 100 किलोमीटर या 62 मील तक की रेंज प्रदान करता है और इसकी अधिकतम गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा या लगभग 37 मील प्रति घंटा हो सकती है। हालांकि ये आंकड़े पूर्ण आकार की इलेक्ट्रिक सेडान या क्रॉसओवर के प्रदर्शन मानकों की तुलना में कम है। माईबोट का उद्देश्य लंबी दूरी की यात्रा नहीं, बल्कि अति स्थानीय गतिशीलता है। चार्जिंग भी उतनी ही कुशल है। एक मानक घरेलू आउटलेट से वाहन को पूरी तरह चार्ज होने में केवल 5 घंटे लगते हैं, जिससे समर्पित फास्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह एक महत्वपूर्ण कारक है, जहां ऐसी सुविधाएं अक्सर उपलब्ध नहीं होती हैं। संरचनात्मक रूप से माईबोट में एक मोनोकॉक चेसिस है, जो एक सिंगल शेल फ्रेम है, जो आंतरिक ढांचे की आवश्यकता के बिना संरचनात्मक कठोरता प्रदान करता है। यह डिजाइन आवश्यक अलग-अलग पुर्जों की संख्या को कम करता है, जिससे सामग्री का उपयोग और असेंबली की जटिलता दोनों कम हो जाती है। मोनोकॉक फ्रेम, जो अक्सर एरोस्पेस और मोटरस्पोर्ट क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन या हल्के वाहनों के लिए आरक्षित होता है, को लागत कम करने और दक्षता बढ़ाने के लिए यहां पुनः उपयोग में लाया गया है। माईबोट में केवल सबसे जरूरी पुर्जे ही शामिल हैं: एक बैटरी यूनिट, एक इलेक्ट्रिक मोटर स्टीयरिंग मैकेनिज्म, एक ब्रेक सिस्टम और लाइटिंग ऑफ कंट्रोल के लिए बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स। डैशबोर्ड और इंटीरियर में केवल जरूरी चीजें ही शामिल की गई हैं, जिससे यह बात पुख्ता होती है कि यह गाड़ी एक लग्जरी उत्पाद नहीं, बल्कि एक उपकरण है। शायद माईबोट के डिजाइन का सबसे अनोखा पहलू इसका सिंगल सीट लेआउट है। अधिकांश यात्री वाहनों, यहां तक कि स्मार्ट ईक्यू या निसान के सकुरा जैसे माइक्रो ईवी, जिनमें आमतौर पर 2 या अधिक सीटें होती हैं, के विपरीत माईबोट को विशेष रूप से व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए डिजाइन किया गया है। काजुनारी कुसुनोकी ने माईबोट को छोटी दूरी की यात्राओं के लिए एक निजी पॉड के रूप में देखा, खासकर बुजुर्ग निवासियों, डिलीवरी कर्मचारियों और छोटे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए, जहां सार्वजनिक परिवहन की सुविधा कम होती जा रही है। जापान की बढ़ती उम्र की आबादी और घटती जन्म दर के साथ ऐसी जनसांख्यिकी केंद्रित इंजीनियरिंग न केवल प्रासंगिक है, बल्कि तेजी से आवश्यक भी होती जा रही है। यह कार हर किसी के लिए सब कुछ बनने की कोशिश नहीं करती। यह लक्षित, विशिष्ट और जानबूझकर ऐसा करती है। कॉम्पैक्ट फुटप्रिंट और सरलीकृत आंतरिक प्रणालियां माईबोट को असाधारण रूप से हल्का बनाती हैं। हालांकि केजी मोटर्स ने 2025 के मध्य तक के सटीक वजन के आंकड़े सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किए हैं, लेकिन अनुमान है कि इस वाहन का वजन 400 किलोग्राम से काफी कम होगा, जो इसे हल्के क्वाड्रिसाइकिल या मोपेड मिनी कारों की श्रेणी में रखता है। वजन में यह भारी कमी 2 उद्देश्यों की पूर्ति करती है। पहला, यह सुनिश्चित करता है कि मोटर और बैटरी मामूली स्पेसिफिकेशन के साथ भी पर्याप्त प्रदर्शन कर सकें, और दूसरा, यह उत्पादन और सामग्री की लागत को काफी कम कर देता है। नतीजतन करों से पहले इसकी खुदरा कीमत केवल 10 लाख येन या लगभग $7,000 है, जो जापान की सबसे किफायती मुख्यधारा की इलेक्ट्रिक कारों की कीमत का भी एक अंश है। तुलना के लिए, जापान में सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार निसान सकुरा की शुरुआती कीमत 25 लाख येन
या $17,000 है, जबकि BYD के आगामी मॉडल भी लगभग इसी कीमत पर जापानी बाजार में आने का अनुमान है। निजी इस्तेमाल के अलावा माइबोट का डिजाइन इसे कुछ व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए भी आकर्षक बनाता है। केजी मोटर्स के अनुसार इसके प्री ऑर्डर का एक बड़ा हिस्सा आरक्षित 2250 यूनिट्स में से रेंटल कंपनियों और स्थानीय डिलीवरी सेवाओं से आया है। फौजी 5 लेक्स क्षेत्र जैसे स्थानों में कम प्रभाव वाले परिवहन के लिए टूर ऑपरेटरों द्वारा पहले से ही इसी तरह के मिनी ईवी का उपयोग किया जा रहा है। 711 जापान जो ऐसे वाहनों को बड़े पैमाने पर अपनाने वाले कुछ ही कंपनियों में से एक है। शहरी इलाकों में डिलीवरी के लिए इसी तरह की मोपेड मिनी कारों का इस्तेमाल करता है। माइबोट अपनी न्यूनतम विद्युत प्रणाली और कम रखरखाव आवश्यकताओं के साथ इन व्यावहारिक जरूरतों के अनुकूल है। इसका डिजाइन जटिल सॉफ्टवेयर, टच स्क्रीन या कार में कनेक्टिविटी की जरूरत को खत्म कर देता है। यह राजमार्गों या अंतर शहरी यात्राओं के लिए कोई कार नहीं है। यह जापानी परिवेश, वृद्ध होते समाज, संकरी सड़कों और घटते बजट के अनुरूप एक गतिशीलता समाधान है। बाजार रणनीति और मूल्य निर्धारण। केजी मोटर्स ने एक तीव्र लागत आधारित बाजार रणनीति अपनाई है, जो माइबोट को जापान में पारंपरिक और यहां तक कि कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक वाहनों के एक क्रांतिकारी विकल्प के रूप में स्थापित करती है। करों से पहले सिर्फ $7,000 की कीमत वाली माइबोट का लक्ष्य उपभोक्ताओं का वह वर्ग है जो मूल्य संवेदनशील है और जिसे इलेक्ट्रिक वाहन आसार में लंबे समय से सेवा नहीं मिल रही है। माइबोट को इतने कम प्रवेश बिंदु पर पेश करके केजी मोटर्स जापान के सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक विभाजनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए एक रणनीतिक कदम उठा रही है। कंपनी की मूल्य निर्धारण रणनीति उसके लक्षित दर्शकों के साथ गहराई से जुड़ी हुई है, जो जापान की पारंपरिक ऑटोमोटिव दिग्गज कंपनियों की रणनीति से काफी अलग है। मध्यम वर्गीय, शहरी परिवारों या तकनीक प्रेमी शुरुआती ग्राहकों को लक्षित करने के बजाय केजी मोटर्स ज्यादा उपयोगितावादी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इनमें ग्रामीण घर के मालिक, खासकर बुजुर्ग लोग जिनके पास अक्सर विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन की कमी होती है, शहरी निवासी जिन्हें जापान की कुख्यात संकरी सड़कों पर चलने के लिए एक कॉम्पैक्ट, गतिशील व्यक्तिगत गतिशीलता विकल्प की आवश्यकता होती है, और वे लोग जो कम दूरी के उपयोग के लिए एक अतिरिक्त बेहद किफायती वाहन की तलाश में हैं, शामिल हैं। ऐसे देश में जहां 29% से ज्यादा आबादी 65 वर्ष या उससे अधिक आयु की है और जहां हजारों छोटे शहर घटती आबादी और सीमित बुनियादी ढांचे के निवेश का सामना कर रहे हैं, यह जनसांख्यिकीय लक्ष्यीकरण न केवल तर्कसंगत है बल्कि महत्वपूर्ण भी साबित हो सकता है। शुरुआती बाजार प्रतिक्रिया उत्साहजनक रही है। 2024 की शरद ऋतु में बुकिंग शुरू होने के बाद केजी मोटर्स को पहले महीने में ही 1000 से ज्यादा प्री ऑर्डर मिले। मई 2025 तक प्री ऑर्डर की संख्या बढ़कर 2050 यूनिट हो गई। कंपनी की नियोजित उत्पादन मात्रा को देखते हुए ये आंकड़े उल्लेखनीय हैं। केजी मोटर्स का लक्ष्य मार्च 2027 के अंत तक 3300 इकाइयां वितरित करना है, जिसका अर्थ है कि उसकी निकट भविष्य की आपूर्ति का 2/3 से अधिक पहले ही दावा कर लिया गया है। इसके विपरीत देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी टोयोटा ने 2024 में घरेलू स्तर पर केवल लगभग 2000 बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन बेचे। उसी वर्ष BYD ने 2200 इकाइयों की बिक्री के साथ टोयोटा को पीछे छोड़ दिया, जो जापानी ब्रांडों की झिझक और जापानी उपभोक्ताओं के बीच बढ़ती रुचि दोनों का संकेत था। इसके अलावा माइबॉट का रोल आउट सावधानी पूर्वक नियोजित चरणों में किया गया है। 300 इकाइयों का पहला बैच
मार्च 2026 तक वितरित किया जाना है, जो जून 2022 में केजी मोटर्स की स्थापना के लगभग 4 साल बाद है। कंपनी अपनी वित्तीय अपेक्षाओं के बारे में पारदर्शी रही है। कम मात्रा में उत्पादन की उच्च स्थिर लागत के कारण कंपनी को इस पहले बैच में घाटा होने का अनुमान है। हालांकि दूसरे उत्पादन चक्र से लाभप्रदता शुरू होने की उम्मीद है, जिससे कंपनी अपनी प्रक्रियाओं को परिष्कृत कर सकेगी और अधिक कुशलता से विस्तार कर सकेगी। शुरुआती चरण से आगे देखते हुए केजी मोटर्स ने एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है: 10,000 माइबॉट इकाइयों की वार्षिक उत्पादन क्षमता। यह आंकड़ा वैश्विक ऑटोमोटिव मानकों के हिसाब से मामूली होने के बावजूद कंपनी को जापान में अल्ट्रा कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक वाहनों के अग्रणी निर्माताओं में से एक बना देगा। इससे माइबॉट को जापान के आधे से ज्यादा वाहन बाजार पर कब्जा जमाए बैठी के कारों के साथ सार्थक प्रतिस्पर्धा करने का मौका भी मिलेगा। हालांकि जापानी नियमों के तहत माइबॉट के कार नहीं मानी जाती, बल्कि अपनी सीमित गति और सिंगल सीट लेआउट के कारण मोपेड मिनी कार श्रेणी में आती है। फिर भी इसका आकार और कार्यक्षमता इसे इस प्रमुख क्षेत्र में एक संभावित प्रतिस्पर्धी बनाती है। अब तक प्री ऑर्डर का एक बड़ा हिस्सा निजी व्यक्तियों के बजाय व्यावसायिक संस्थाओं से आया है। उदाहरण के लिए फूजी 5 क्षेत्र में कार्यरत कई रेंटल टूर कंपनियों ने इस वाहन की कॉम्पैक्टनेस और कम परिचालन लागत को स्थानीय पर्यटन के लिए आदर्श बताते हुए शुरुआती ऑर्डर दे दिए हैं। इसी तरह 711 जैसे डिलीवरी सेवा प्रदाता, जो पहले से ही विभिन्न क्षेत्रों में मोपेड मिनी कार तैनात करते हैं, अंतिम मील लॉजिस्टिक्स के लिए माइबॉट की खोज कर रहे हैं। ये व्यावसायिक अनुप्रयोग उत्पादन को बनाए रखने के लिए आवश्यक स्थिर मापनीय मांग प्रदान कर सकते हैं। भले ही शुरुआती वर्षों में व्यक्तिगत उपभोक्ता इसे अपनाने में मामूली ही क्यों न हो। इसके अलावा माइबॉट केवल एक यात्री यानी चालक तक ही सीमित है और इसे उन सड़कों पर नहीं चलाया जा सकता जहां 125 सीसी से ज्यादा इंजन क्षमता वाले वाहनों की जरूरत होती है। कानूनी तौर पर भी इसकी अधिकतम गति 60 किमी घंटा या 37 मील घंटा तक सीमित है और इसे केवल वही लोग चला सकते हैं जिनके पास पूर्ण जापानी ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो आमतौर पर 18 साल या उससे ज्यादा उम्र में प्राप्त किया जाता है। मोपेड मिनी कार का निजी स्वामित्व बेहद दुर्लभ है। स्थानीय डिलीवरी के लिए माइक्रो ईवी के इस्तेमाल के अलावा फयूजी 5 जैसे क्षेत्रों में किराए पर टूर देने वाली कंपनियों ने दर्शनीय स्थलों की सैर के लिए कॉम्पैक्ट ईवी को अपनाना शुरू कर दिया है। यह पैटर्न बताता है कि माइबॉट की कम कीमत और गतिशीलता भले ही फायदेमंद हो, लेकिन इसकी कानूनी सीमाएं इसे मुख्यधारा के दैनिक आवागमन में सीमित कर सकती हैं। माइबॉट जापान की बढ़ती उम्र और घटती ग्रामीण आबादी के लिए भी बिल्कुल उपयुक्त है। कई कम होते शहरों और गांवों में सार्वजनिक परिवहन या तो दुर्लभ है या बिल्कुल नहीं है और टैक्सी सेवाएं बेहद महंगी हैं या उपलब्ध नहीं है। स्कूटर और साइकिल का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है, लेकिन ये मौसम से बहुत कम सुरक्षा प्रदान करते हैं और वृद्ध चालकों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। माइबॉट वृद्ध निवासियों या कम आय वाले व्यक्तियों के लिए, जिन्हें आवश्यक काम सुरक्षित और किफायती तरीके से पूरे करने हैं, एक सुरक्षित और अधिक सम्मानजनक परिवहन विकल्प साबित हो सकता है। यह जनसांख्यिकी जापान में एक बढ़ती हुई सामाजिक चिंता का प्रतिनिधित्व करती है, जहां 29% से ज्यादा आबादी 65 वर्ष और उससे अधिक आयु की है और कई ग्रामीण इलाकों में तेजी से जनसंख्या घट रही है और सेवाएं बंद हो रही हैं। केजी मोटर्स ने भी पहुंच बढ़ाने के लिए डिजिटल प्रथम दृष्टिकोण अपनाया है। काजुनारी कुसुनोकी पहले ऑटोमोटिव और तकनीकी सामग्री को समर्पित एक यूट्यूब चैनल चलाते थे, जिससे उन्हें माइक्रो मोबिलिटी में पहले से ही रुचि रखने वाले दर्शकों के बीच माइबॉट का प्रचार करने के लिए एक अंतर्निहित प्लेटफॉर्म मिला।
यह जमीनी ऑनलाइन संचालित मार्केटिंग मॉडल प्रमुख वाहन निर्माताओं की पारंपरिक डीलरशिप आधारित वितरण रणनीतियों से बिल्कुल अलग है। सोशल मीडिया और डिजिटल सामग्री के माध्यम से जागरूकता पैदा करके कीजी मोटर्स न केवल माइबॉट को एक उत्पाद के रूप में प्रचारित कर रही है, बल्कि जापान के भविष्य में गतिशीलता कैसी होनी चाहिए, इस पर एक सांस्कृतिक परिवर्तनकारी संवाद भी शुरू कर रही है। लेकिन क्या यह जनता के लिए सुरक्षित भी है? परीक्षण, सुरक्षा और नियम। कीजी मोटर्स ने जापान के सख्त सुरक्षा और नियामक मानकों को पूरा करने के लिए माइबॉट पर कई तरह के परीक्षण किए हैं। इस प्रतिबद्धता का एक हिस्सा जापान की सुरक्षा प्रमाणन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए व्यापक क्रैश परीक्षण भी था, जिसकी निगरानी भूमि अवसंरचना, परिवहन और पर्यटन मंत्रालय द्वारा की जाती थी। अपने प्री प्रोडक्शन कार्यक्रम के तहत कीजी मोटर्स ने सार्वजनिक रूप से एक फुटेज पोस्ट किया, जिसमें माइबॉट तेज गति से कंक्रीट के अवरोधों से टकराता हुआ दिखाई दे रहा था, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि संरचनात्मक अखंडता और यात्रियों की सुरक्षा ही मुख्य इंजीनियरिंग लक्ष्य थे। ये नियंत्रित उच्च गति टक्करें यह सत्यापित करने में मदद करती हैं कि निर्माण को सरल बनाने और भार कम करने के लिए एकल शेल इकाई के रूप में डिजाइन किया गया मोनोकॉक चेसिस दुर्घटनाओं के दौरान केबिन की अखंडता को बनाए रखते हुए प्रभाव बलों को प्रभावी ढंग से अवशोषित कर सकता है। नियंत्रित दुर्घटनाओं के अलावा कीजी मोटर्स ने माइबॉट का परिचालन लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए चरम पर्यावरणीय परिस्थितियों में भी परीक्षण किया है। इंजीनियरों ने जापान के सबसे उत्तरी द्वीप होक्काइडो में बर्फीली सड़कों पर ठंडे मौसम में परीक्षण किए, जहां तापमान अक्सर हिमांक से नीचे चला जाता है। कठोर जलवायु और भारी बर्फबारी से ग्रस्त होक्काइडो में वास्तविक शीतकालीन परीक्षण बेहद जरूरी है। क्योटो और हिरोशिमा प्रांत जैसे ऐतिहासिक रूप से संरक्षित इलाकों में शहरी नेविगेशन परीक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण रहा है। माइबॉट के छोटे आकार, जिनकी लंबाई सिर्फ 2090 मिमी और ऊंचाई 1.5 मीटर से कम है, संकरी गलियों के लिए उपयुक्त है। लेकिन कीजी मोटर्स ने एक कदम और आगे बढ़कर इस गाड़ी को पारंपरिक लकड़ी के घरों से घिरी सड़कों पर दौड़ाया। कार के सिंगल सीट डिजाइन और हल्के वजन ने इसके संरचनात्मक और यांत्रिक घटकों के कठोर मूल्यांकन से कोई समझौता नहीं किया है। दरअसल कीजी मोटर्स अपने हिगाशी हिरोशिमा संयंत्र से व्यावसायिक लॉन्च की तैयारी के लिए वाहन सुरक्षा प्रमाणन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। यह परीक्षण व्यवस्था उल्लेखनीय है क्योंकि यह दर्शाती है कि अल्ट्रा कॉम्पैक्ट माइक्रो ईवी भी जापान में सड़क पर चलने के लिए उच्च सुरक्षा मानकों को पूरा कर सकते हैं, और उन्हें पूरा करना ही होगा। जहां बड़े ईवी कई एयरबैग, क्रम्पल जोन और उन्नत ड्राइवर सहायता प्रणालियों जैसी व्यापक सुरक्षा सुविधाओं से लैस होते हैं, वहीं माइबॉट इंजीनियरिंग अंतरराष्ट्रीय निहितार्थों और भविष्य के विस्तार के माध्यम से सरलता का प्रतीक है। कीजी मोटर्स की योजना अपने शुरुआती मामूली माइबॉट मॉडल में से 3000 का निर्यात करने की है, जिसके बाद मार्च 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहली 300 घरेलू डिलीवरी पूरी हो जाएंगी। यह विस्तार, जो 2026 से 2027 तक अपेक्षित है, पुराने या भीड़-भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में अल्ट्रा कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती वैश्विक मांग के अनुरूप है। यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया के कुछ हिस्सों के शहरों को ग्रामीण जापान जैसी ही जनसांख्यिकीय और बुनियादी ढांचे संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। घटती आबादी, संकरी गलियां और सीमित पार्किंग। इसके जवाब में स्विट्जरलैंड की माइक्रो मोबिलिटी अपनी माइक्रोलिनो बबल कार, इटली की रेनॉल्ट अपनी ट्विजी और फ्रांस की सिट्रोएन AMI जैसी कई वाहन निर्माता कंपनियां
इसी तरह के माइक्रो ईवी लॉन्च कर रही हैं जो कीजी मोटर्स के फोकस को पुष्ट करता है। समान पर्यावरणीय और स्थानिक बाधाओं को दूर करने के अलावा विस्तार एक छोटे आकार के मोबिलिटी मॉडल की उपभोक्ता स्वीकृति पर निर्भर करता है। लगभग 8.9 बिलियन डॉलर मूल्य के वैश्विक माइक्रो ईवी बाजार के 2031 तक लगभग 10.8% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ने का अनुमान है और संभवतः 2031 से 2032 तक 24 बिलियन डॉलर से अधिक तक पहुंच जाएगा। ये कॉम्पैक्ट, कम रेंज वाले और किफायती वाहन पेरिस, बर्लिन, टोक्यो और शंघाई जैसे घनी आबादी वाले शहरी केंद्रों में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। तो 2050 तक दुनिया की 68% आबादी के शहरों में रहने की उम्मीद है। इसलिए बढ़ते शहरीकरण और बढ़ते पर्यावरणीय दबावों से प्रेरित मांग को पूरा करने के लिए माइक्रो ईवी तैयार है। कीजी मोटर्स अलग थलग नहीं चल रही है। चीनी वाहन निर्माता कंपनियों, खासकर BYD ने 2026 के अंत तक जापान में K क्लास इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है। दक्षिण कोरिया की हुंडई पहले ही जापान के तंग शहरी इलाकों को ध्यान में रखते हुए कम लागत वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां पेश कर चुकी है। यह उभरती प्रतिस्पर्धा एक व्यापक उद्योग परिदृश्य का संकेत देती है, जहां किफायती माइक्रो ईवी उपभोक्ता अपेक्षाओं को नए सिरे से परिभाषित कर सकती हैं और बहुकार्यात्मक हाइब्रिड या बड़ी SUV के प्रभुत्व को चुनौती दे सकती हैं। अगर माइबॉट सफल होता है तो यह अतिस्थानीय गतिशीलता पर केंद्रित वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के लिए बाजार में और अधिक प्रवेश को गति प्रदान कर सकता है। फिर भी आगे का रास्ता जटिल है। मोपेड मिनी कार की तरह MYBOT को कई नियामक और व्यावहारिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो उनकी मुख्यधारा की अपील को सीमित करती हैं। कानूनी तौर पर इनमें एक ही यात्री बैठ सकता है। ये 125 सीसी से ज्यादा क्षमता वाले वाहनों वाली सड़कों पर नहीं चल सकते और इनकी अधिकतम गति 60 किमी प्रति घंटा है। इसके अलावा एक वैधपूर्ण जापानी ड्राइविंग लाइसेंस भी जरूरी है, जो 18 साल की उम्र में दिया जाता है। जहां सकुरा जैसी K क्लास इलेक्ट्रिक गाड़ियां परिवारों और लंबी दूरी की यात्राओं के लिए आरामदायक हैं, वहीं MYBOT सिर्फ अकेले कम दूरी की यात्राओं के लिए ही उपयुक्त हैं। वास्तविक दुनिया में तैनाती के पैटर्न इस विशिष्ट स्थिति को दर्शाते हैं। जापान में 15 वर्षों से ज्यादा समय से रह रहे निवासियों की टिप्पणियों के अनुसार मोपेड मिनी कारों का निजी स्वामित्व दुर्लभ है। ज्यादातर झांत तैनाती व्यावसायिक हैं। ये व्यावहारिक और कानूनी सीमाएं व्यापक पारिवारिक या यात्री स्वीकृति में बाधा डाल सकती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दीर्घकालिक विकास अवरुद्ध हो सकता है। यदि निर्भरता निजी स्वामित्व के बजाय बेड़े के उपयोग तक ही सीमित रहती है, इस नियंत्रित संदर्भ में भी जोखिम बने रहते हैं। MYBOT को लेकर शुरुआती चर्चा अंततः स्थायी बाजार व्यवहार्यता के बजाय अस्थायी उत्साह को दर्शा सकती है, खासकर जब परिवार कार्गो स्पेस, बैठने की सुविधा और फ्रीवे सक्षम प्रदर्शन को प्राथमिकता देना जारी रखते हैं। इसके अलावा टोयोटा, होंडा और निसान जैसी कंपनियों की हाइब्रिड तकनीक में जापान का अटूट विश्वास और मोबिलिटी में आमूल-चूल बदलावों के प्रति उपभोक्ताओं की हिचकिचाहट MYBOT की मुख्य धारा में स्वीकार्यता की ओर यात्रा को धीमा कर सकती है। इन चुनौतियों के बावजूद MYBOT दूरगामी परिणामों वाला एक रणनीतिक प्रयोग बना हुआ है। यह मोबिलिटी के अर्थ को नए सिरे से परिभाषित करता है। ग्रामीण घरों के मालिकों या शहर के बुजुर्ग निवासियों के लिए जो परिवहन के साधनों में कमी का सामना कर रहे हैं। MYBOT किफायती गरिमा और स्वायत्तता प्रदान करता है, जहां स्कूटर या पैदल चलना उनके लिए पर्याप्त नहीं है। अगर 10,000 इकाइयों का वार्षिक उत्पादन संभव हो जाता है तो केजी मोटर्स ऑटोमोटिव दिग्गजों को तो नहीं हटा पाएगी, लेकिन यह अल्ट्रा लोकल कम लागत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नया क्षेत्र
सफलतापूर्वक स्थापित कर सकती है। खैर फिलहाल इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया। क्या आपको यह वीडियो पसंद आया? अगर पसंद आया तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि आप हमारे नए अपलोड्स मिस ना करें। और अभी अपनी स्क्रीन पर दिख रहे इस वीडियो को भी मिस ना करें। यह सचमुच अविश्वसनीय है।